हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम रिवाइज करेंगे अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे जितना भी बचा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहला केस आएगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी का। उसमें एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एंड इन केस ऑफ अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उस केस में हमें कुछ चेक करना पड़ेगा लिमिट्स। तो लिमिट्स दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, एंड एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर कंप्लाई होती है, फुलफिल होती है, देन उस पर्टिकुलर कंपनी को एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। बट अगर उस कंपनी पे ऑडिट कमेटी के सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, देन उस पर्टिकुलर केस में अगर हायर कंपोजिशन होता है, फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी में टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए, तो उस केस में 6 मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, राइट। तो उस केस में वो हायर नंबर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशंस जो है ये फुलफिल नहीं करती है कंपनी फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, देन उसके बाद ये पर्टिकुलर सेक्शन लगना बंद हो जाएगा और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं रहेगा। और ये जो रूल है ये 3 कंपनीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट है 3 कंपनीज़, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी। ओके, यानी ये 3 कंपनीज़ एग्जेम्प्ट है इस पर्टिकुलर रूल से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हु कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहला तो स्कोप से बाहर रखा है मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को एंड नॉमिनी डायरेक्टर को, यानी ये 3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ही नहीं सकते। एंड फर्स्ट पॉइंट, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए एंड उसके पास एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट। ओके। एंड सेकंड कहा गया है कि वो हु इज़ और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। ओके, तो इसको कैश भी लिख सकते हैं हम, CASH। ओके, कैश। सेकंड का सेकंड पार्ट, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर्स इन द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, यानी कैश। ओके। एंड थर्ड पॉइंट में उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, यानी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ अदर देन रेम्यूनरेशन। ओके। एंड कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इज टोटल इनकम। सपोज़ कीजिए उसकी टोटल इनकम 10 लाख है तो 10 लाख का 10% 1 लाख से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए उसका कंपनी के साथ। कब तक? ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी तरह का ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। बट ये क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो तो फिर चलेगा। नेक्स्ट इज कोई भी तरह का सिक्योरिटी होल्ड करके नहीं रखना चाहिए उसका रिलेटिव या फिर कोई भी इंटरेस्ट इन द कंपनी, उस होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट यानी कैश, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। और एक रिलैक्सेशन दिया है रिलेटिव्स के लिए अगर वो होल्ड करते हैं सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, बट फेस वैल्यू जो है नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वो होल्ड करके रख सकते हैं, बट 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कैश। ओके। सेकंड पॉइंट दे रखा है उसका जो रिलेटिव है, ये सारे रिलेटिव के पॉइंट्स है। ओके, तो रिलेटिव जो है वो इंडेप्टेड टू द कंपनी नहीं होना चाहिए या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या फिर इवन उसका प्रमोटर या डायरेक्टर्स के थ्रू भी अगर उसने लोन लिए हैं इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब कितनी है 50 लाख। ओके, तो 50 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए उसके रिलेटिव्स ने। किससे? कैश प्लस डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करानी, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दी होनी चाहिए उसके रिलेटिव ने किसी भी थर्ड पर्सन के डेट के रिगार्डिंग। किसके थ्रू? किसको? कंपनी को, होल्डिंग सब्सिडरी या फिर उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, कितना? 50 लाख। और कब तक? ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज
हैज़ एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप या फिर ट्रांजैक्शन, यानी उसके रिलेटिव का कोई भी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद कैश अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम। ओके, ईदर सिंगली या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शन, यानी ये 3 ट्रांजैक्शन को मिला के भी अगर 2% या उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कंपनी का जो टर्नओवर है ग्रॉस टर्नओवर उसका 2% निकालेंगे हम, तो 2% से कम होना चाहिए ट्रांजैक्शन, तब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं बन सकता। ओके, और ये ट्रांजैक्शंस किसके देख रहे हैं हम? रिलेटिव्स के। तो ये सारे ट्रांजैक्शन रिलेटिव्स के हैं एंड एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन सब क्लॉज 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये इन तीनों को मिलाएंगे और वो जो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन है वो मिलाएंगे, तो वो 2% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर से या फिर टोटल इनकम से। ओके, तो ये पॉइंट था रिलेटिव्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट जो कह रहा है हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव होल्ड और हैज़ हेल्ड पोजीशन इन ऑफ अ KMP या फिर एम्प्लॉय इन कैश फॉर एनी 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, एनी 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर वो एम्प्लॉय या फिर KMP है वो या उसके रिलेटिव्स, देन ऑल्सो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। बट ये जो एम्प्लॉय वाला केस था उसमें रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है देन ये जो रिस्ट्रिक्शन है 3 इयर्स वाला वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज और हैज़ बीन एम्प्लॉय या फिर प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, और वो किस में? जो कंपनी की जो ऑडिटर्स हैं उनकी जो फर्म है उसमें वो प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कंपनी के ऑडिटर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट ऑडिटर्स जो हैं कंपनी के, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ये हमेशा आएगा। सेकंड, कोई भी ऐसी लीगल फर्म या फिर कंसल्टिंग फर्म जिसके साथ कंपनी के जो ट्रांजैक्शन है, कंपनी का जो कैश, पूरी कंपनी का जो ग्रुप है उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो 10% या उससे ज़्यादा है ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द फर्म, एंड उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन या रिलेटिव जो एम्प्लॉय है या फिर पार्टनर है या फिर प्रोप्राइटर है, देन ऑल्सो वो नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट इज होल्ड्स टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, यानी उस वो प्लस उसके रिलेटिव्स एग्रीगेटली 2% या उससे ज़्यादा का टोटल वोटिंग पावर रखते हैं, देन ऑल्सो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो या फिर उसका रिलेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है किसी भी नाम से ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी NPO का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर है, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है 25% या उससे ज़्यादा की रिसिप्ट्स फ्रॉम द कंपनी या फिर एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स या फिर कैश, या तो 25% और मोर उसके जो टोटल रिसिप्ट्स है उसमें से कंपनी, उस कंपनी से या फिर उसके प्रोमोटर से, डायरेक्टर से या फिर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से 25% या उससे ज़्यादा के टोटल रिसिप्ट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर NPO के पास, या फिर 2% या उससे ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर है कंपनी के पास। ओके, देन ऑल्सो वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, तो यहाँ CEO या फिर डायरेक्टर किसका कहा गया है? NPO का। ओके, और कौन सा NPO? जिसके पास 25% या फिर उससे ज़्यादा की टोटल रिसिप्ट्स आती है कंपनी के ग्रुप से या फिर प्रमोटर से, डायरेक्टर से, या फिर 2% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है कंपनी के पास उस पर्टिकुलर NPO का। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कोई भी अदर क्वालिफिकेशन वो, जैसे कि अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ इन 1 और मोर फील्ड्स ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, यानी इन सब में स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, ये सारी चीज़ें हैं। एंड B पार्ट में कुछ नहीं है, ये हमने जो 50 लाख वाली लिमिट पढ़ी थी गारंटी एंड इनडेप्ट वाले केस में, तो वो लिमिट यहीं दे रखी है रूल 5 में। ओके, तो ये हो गया हमारा हु कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट इस डिक्लेरेशन देगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब कब? सबसे पहले एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जब भी वो पार्टिसिपेट करेगा एज अ डायरेक्टर। सेकंड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है पूरा, ये जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था बड़ा सा, ये सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर रहा है। थर्ड,
जब भी कोई चेंज आएगा इन सर्कमस्टेंसेस जो उसके स्टेटस को अफेक्ट करता है, ओके, यानी उसका जो स्टेटस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसको अफेक्ट करने वाला कोई भी चेंज होता है, देन ऑल्सो वो डिक्लेरेशन देगा, ओके। एंड नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है, ये सारी चीज़ें रीड कर लेना। एंड रेम्यूनरेशन जो है वो शैल नॉट बी एंटाइटल टू स्टॉक ऑप्शन, यानी ईसॉप वगैरह नहीं दे सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। एंड मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197 सब सेक्शन 5, ये हम पढ़ेंगे आगे। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कोई भी वो करता है तो वो फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स वो। एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस जो अप्रूव करेंगे कौन, मेंबर्स, ओके। तो सबसे पहले फ़ीस उसको मिलेगी, राइट, सिटिंग फीस वगैरह होगी आगे मैं बताऊंगा। एंड स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड रेम्बर्समेंट मिलेगा उसको एक्सपेंसेस का, कौन कौन सी मीटिंग्स के लिए, बोर्ड मीटिंग्स एंड अदर मीटिंग्स। एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस कुछ भी मिल सकती है। नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो होल्ड करके रखेगा फॉर टर्म अप टू द 5 consecutive ईयर्स इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। एंड एलिजिबल होगा वो रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑन पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। एंड लिमिट ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस दे रखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड करके नहीं रख सकता ऑफिस इन फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स, यानी 5 years अपॉइंटमेंट होगा, देन उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होगा 5 साल का, तो उसके बाद वो होल्ड करके नहीं रख सकता अपना ऑफिस। उसके बाद कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 3 साल के लिए, देन आफ्टर डैट वो अपॉइंट हो सकता है, ओके। यानी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, नेक्स्ट 5 साल के लिए रीअपॉइंट हुआ, उसके बाद कूलिंग पीरियड, देन वो अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, तो ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो ड्यूटीज़ दे रखी है बेसिकली इसमें। सबसे पहला वो जो डायरेक्टर है वो एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के जो AOAs हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। एंड एक्ट इन गुड फेथ, एक्सरसाइज करेगा अपनी ड्यूटीज़ विद ड्यू डिलीजेंस एंड रीजनेबल केयर स्किल। एंड एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं दिखाएगा। एंड कोई भी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जिसमें, मतलब कोई भी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा जिसमें उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट करता है अपने खुद के इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी से, ओके। यानी उसका खुद का इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर केस में एंड कंपनी का उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रहा है, ओके। देन उस पर्टिकुलर सिचुएशन से वो बाहर हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का इसका रोल नहीं रहेगा। एंड किसी भी तरह का अनड्यू गेन या फिर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए उसको। एंड असाइन नहीं करेगा अपना ऑफिस किसी और पर्सन को, अगर कर भी दिया देन उसको वॉइड माना जाएगा, ओके। एंड पनिशमेंट दे रखी है कितनी है, इफ़ एनी डायरेक्टर कॉन्ट्रावेन करता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को, देन पनिशमेंट दे रखी है नॉट लेस देन 1 लाख, बट एक्सटेंड हो सकती है 5 लाख तक, ओके। एंड सम अदर ड्यूटीज़ भी दे रखी है टू फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, बिकॉज ये कंप्लायंस कौन देखेगा, ये पर्टिकुलर डायरेक्टर ही देखेगा। एंड जनरल मीटिंग्स कन्वेन कराना है एंड अटेंड करना है बोर्ड मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें भी उसका ड्यूटी है। एंड टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट होगा देन उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पहले ही ताकि कोई भी तरह का क्लैश नहीं हो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट, ओके। एंड अप्रूव करेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अप्रूव करेगा एंड अटैच करेगा बोर्ड रिपोर्ट एंड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर्स, ओके। तो ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह है, ये आप रीड कर सकते हैं जस्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 167 जो कि है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ओके। यानी डायरेक्टर का ऑफिस कब वेकेट होगा, ओके। तो इसमें ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन दे रखे हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इंकर हो जाती है 164 में, देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन, वो कौन सा है वो आपको पता है। 164 में 2 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन थी। पहला, वो खुद अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन इंकर करता है तो। दूसरा, कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है देन उस केस में भी वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है, राइट। बट उसमें हमने देखा था कि वो रीअपॉइंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर कंपनी में, बट वो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक उसका पीरियड ऑफ ऑफिस एक्सपायर नहीं हो जाए, राइट। तो वही एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ ही इंकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 जहाँ पे कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, देन ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन ऑल कंपनीज, बट वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसमें वेकेट नहीं होगा,
उसमें उसका ऑफिस जब तक है तब तक रहेगा, उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर ऑफिस में, एंड वो अपॉइंट नहीं हो सकता किसी और कंपनी में अप टू 5 ईयर्स। ओके, सेकेंड इज़ अगर वो एक्सटेंड कर देता है अपने आप को फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, जब कब तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। ओके, यानी लीव ली है या नहीं ली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो एब्सेंस कर रहा है अपनी ऑल द मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, देन वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा एंड उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 184 का, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में आ जाता है जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, ओके, देन ऑल्सो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। फोर्थ इज़ ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, यानी अपना इंटरेस्ट वो डिस्क्लोज नहीं करता है, देन ऑल्सो ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड एंड वो वेकेट कर देगा अपना ऑफिस। फिफ्थ पार्ट इज़ ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट का ऑर्डर या फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है कि वो डिस्क्वालीफाइड है, एंड देन ऑल्सो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। अगर वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्प्यूटेड और अदरवाइज, और उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है 6 मंथ या उससे ज़्यादा, देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। बट क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ के लिए एक्सेप्शन दे रखा है। एक्सेप्शन कब, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा फॉर 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उसने अपील की है या फिर पेटिशन फाइल किया है विद इन 30 डेज़। ओके, अगर उसने अपील की है या पेटिशन फाइल किया है देन उसका ऑफिस वेकेट नहीं होगा, बट until the expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition disposed of, यानी जैसे ही उसने अपील फाइल की तो जैसे ही उसका जो रिज़ल्ट आएगा जब वो डिस्पोज्ड ऑफ होगी, देन उसके 7 दिन के अंदर उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, या फिर फर्दर अपील करेगा देन उसका जो डिस्पोजल आएगा उसके 7 दिन के अंदर। ओके, तो ये एक्सेप्शन है क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ के लिए। या फिर उसने 217 में कोई भी ऑफेंस किया है देन ऑल्सो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वो अपॉइंट हुआ था किस चीज़ के लिए, होल्डिंग कंपनी के ऑफिस को होल्ड करने के लिए अपॉइंट हुआ था, या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट के लिए इन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, बट उसका जो वो वाला ऑफिस है वो वेकेट हो रहा है, देन उसी के लिए हमने अपॉइंट किया था, देन ऑटोमेटिकली उसका जो ऑफिस है ये वाला इन दैट कंपनी वेकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर एडिशनल ग्राउंड ऑफ वेकेशन। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो और भी एडिशनल ग्राउंड्स लगा सकती है, यानी कोई भी अदर रूल वगैरह बना सकती है कि वो अगर रूल को फॉलो नहीं किया देन उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। नेक्स्ट पनिशमेंट दे रखी है, तो पनिशमेंट अगर डायरेक्टर वेकेट करना चाहिए उसको ऑफिस बट वो अगर नहीं करता है, एक्ट करता है एज ए डायरेक्टर इवन आफ्टर वेकेशन, देन उसको इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 1 ईयर, या फिर मिनिमम फाइन 1 लाख जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक, या फिर बोथ। ओके, एंड नेक्स्ट दे रखा है कि अगर सारे डायरेक्टर्स को वेकेट करना पड़ रहा है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, देन क्या होगा, प्रोमोटर जो होगा वो अपॉइंट कर लेगा किसी और डायरेक्टर को, या फिर इन एब्सेंस ऑफ प्रोमोटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी डायरेक्टर को। ओके, तो ये सिंपल सा दे रखा है। नेक्स्ट इज़ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर जो कि है सेक्शन 168। तो इसमें सिंपल सा चार्ट से समझ लेते हैं कि नोटिस सबसे पहले देगा ऑफ रेजिग्नेशन इन राइटिंग, कौन, डायरेक्टर देगा कंपनी को। कंपनी का बोर्ड क्या करेगा, टेक्स नोट ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, यानी डेट वगैरह लिख देगा एंड रीजंस वगैरह। एंड फिर कंपनी क्या करेगी, इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज़, कौन से फॉर्म में, DIR 12, एंड फैक्ट्स ऑफ सच रेजिग्नेशन रिपोर्ट में जाएंगे, एंड वो रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे जाएगी, जनरल मीटिंग, जो भी इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे। एंड डायरेक्टर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद रीजंस, किस कारण से वो रिज़ाइन कर रहा है, इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, कौन से फॉर्म में, DIR 11 में विद फीस। ओके, एंड साइनिंग एंड फाइलिंग ऑफ DIR 11 इन केस ऑफ अ फॉरेन डायरेक्टर। इसमें सिंपल सा दे रखा है कि वो ऑथराइज कर सकता है इन राइटिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी अदर रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू साइन DIR 11। ओके, एंड फाइल द सेम ऑन हिज बिहाफ, यानी उसके बिहाफ पे वो फाइल कर देगा DIR 11। एंड नेक्स्ट, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कौन सी मानी जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी को जब नोटिस दिया था तो उसने बोर्ड ने
रिसीव जब किया, या फिर द डेट इफ़ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस, यानी नोटिस में जो डेट लिखी हुई है वो, विच एवर इज़ लेटर, वो हो जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ओके, लाइबिलिटी क्या होगी डायरेक्टर की, द डायरेक्टर हु हैज़ रिजाइंड शैल बी लाइबल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन, जो भी ऑफेंस वो करके गया है बाई चांस बाद में पता चलता है, देन उसके लिए वो ही लाइबल होगा। एंड अगर सारे डायरेक्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं, देन प्रोमोटर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर प्रोमोटर भी नहीं है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 169 जो कि है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स दो तरीके से होगा, पहला शेयर होल्डर्स के थ्रू या फिर ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो शेयर होल्डर्स के थ्रू जब होगा वो होगा सेक्शन 169, ट्रिब्यूनल के थ्रू होगा तो 242। ओके, शेयर होल्डर्स के थ्रू भी दो तरीके होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो कब एप्लीकेबल होगा बताऊंगा, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन वो कब होगा वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ओके, यानी किसी भी डायरेक्टर को हमें हटाना है उसका जब ऑफिस एक्सपायर होगा, यानी पीरियड ऑफ ऑफिस एक्सपायर होगा उसके पहले, देन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यानी अगर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है थ्रू बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242, देन हम उसे हटा नहीं सकते बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, देन ऑल्सो हम उसको रिमूव नहीं करा सकते। ओके, सेकंड, स्पेशल रिजोल्यूशन कब जरूरत पड़ेगी हमें, अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रीअपॉइंट हुआ है फॉर सेकेंड टर्म उसको हटाना चाहते हैं, देन हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ें हो गई, पहला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन, दोनों ही अलग केस हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल नोटिस एज पर सेक्शन 115 शैल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग अ रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर, एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, कितना, नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5 लाख हैज़ बीन पेड इन एग्रीगेट। ओके, यानी एटलीस्ट 5 लाख ऑफ फेस वैल्यू हैज़ बीन पेड इन एग्रीगेट, देन वो प्रपोज कर सकते हैं टू रिमूव अ डायरेक्टर। और वो जो नोटिस है साइन किया हुआ वो मेंबर्स भेजेंगे कंपनी को नॉट अर्लियर देन 3 मंथ बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। ओके, एंड कंपनी क्या एक्शन लेगी, कंपनी सेंड करेगी वो कॉपी किसको, कंसर्न डायरेक्टर को, एंड उसको देगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, एंड डायरेक्टर क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन बनाएगा अपनी, एंड वो क्या करेगा, नोटिफाई कराएगा मेंबर्स को, और वो जो फैक्ट है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वो क्या करेगा, सारे मेंबर्स को सेंड करेगी कंपनी, अगर टाइम परमिट करता है तो, अगर टाइम परमिट नहीं करता देन रीड आउट एट द मीटिंग। ओके, और अगर डिफेम कर रहा है या नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर डिफेम कर रहा है कंपनी को, देन रिप्रेजेंटेशन रोक सकती है कंपनी। ओके, एंड फाइलिंग ऑफ वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द अफोरसेड रिमूवल, अगर जैसे ही रिमूवल हुआ उसके बाद वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वो जो वैकेंसी है वो कौन फिल करेगा, मेंबर्स, राइट, एट द सेम मीटिंग। बट अगर पहले से ही हमें किसी और पर्सन को अपॉइंट करना है, देन उसके लिए स्पेशल नोटिस पहले ही फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ओके, यानी स्पेशल नोटिस पहले ही मेंबर्स को देना पड़ेगा अगर हमें पहले से ही पता है कि हमें किसको अपॉइंट करना है। एंड द डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर हु हैज़ बीन रिमूव्ड वुड हैव हेल्ड। ओके, यानी जो रिमूव्ड हुआ डायरेक्टर उसका जब तक ऑफिस रहता तब तक ही जो नया डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया है फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, तब तक ही वो ऑफिस होल्ड करके रखेगा। एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अगर उसका कुछ भी बनता है देन हमें उसको देना पड़ेगा, एज़ पर सेक्शन 202 भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका जो भी कंपनसेशन या डैमेजेस पेबल है वो हमें देना है। एंड नेक्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल, तो वो उसके लिए सेक्शन है 242 जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी हमें ट्रिब्यूनल को फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। देन ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो टर्मिनेट कर सकता है, असाइड कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। ओके,
तो उस केस में डायरेक्टर को रिमूव करवा सकता है ट्रिब्यूनल। उस केस में उसको कंपेंसेशन का क्लेम भी नहीं मिलेगा। ओके, फर्दर ही शैल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विदाउट फर्स्ट सीकिंग द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल। यानी ट्रिब्यूनल की परमिशन के बाद ही कोई कंपनी उसको अपॉइंट कर सकती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट इज सेक्शन 160 जो कि है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल एंड देयर शेयर होल्डिंग। ओके, तो कंपनी को एक मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर उनकी शेयर होल्डिंग का। उसमें उसको मेंटेन करके कहाँ रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। एंड उसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, कितनी उन्होंने सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी है कंपनी में या उसकी होल्डिंग में या सब्सिडरी में या सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग में या फिर एसोसिएट में। ओके, एंड और भी पर्टिकुलर्स रखने पड़ेंगे जैसे कि डिन नंबर, उसका प्रेजेंट नेम, सर नेम, फॉर्मर नेम, सर नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस इफ़ एनी, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जब वो अपॉइंट हुए थे या फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, डेट ऑफ सीसेशन ऑफ ऑफिस एंड रीजंस क्या थे उसके, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल रिलिंक्विश्ड इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये सारी चीज़ें बेसिकली परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा कंपनी को। इन एडिशन टू अबव डिटेल्स उनकी शेयर होल्डिंग के लिए भी डिटेल्स दे रखी है। नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, डेट ऑफ एक्विजिशन, प्राइस एंड कंसिडरेशन कितना पे किया था, डेट ऑफ डिस्पोजल, क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना है अभी तक, यानी पहले 200 शेयर्स खरीदे फिर 200 फिर 200 तो क्यूमुलेटिव 600 हो गए ऐसे। ओके, एंड मोड ऑफ एक्विजिशन क्या था, मोड ऑफ होल्डिंग फिजिकल या डीमैट में है और प्लेज्ड है, फ्री ऑफ एनकम्बरेंस है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें भी कि कहीं एज अ सिक्योरिटी तो नहीं दे रखे हैं ये सारी चीज़ें। एंड कंपनी रिटर्न फाइल करेगी DIR 12 विद रजिस्ट्रार, किस पे, फॉर्म DIR 12 में, इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड KMP आफ्टर पेइंग द प्रेस्क्राइब फीस। कब, विद इन 30 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एंड विद इन 30 days ऑफ एनी चेंज टेकन प्लेस। ओके, कोई भी चेंज होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है तो कंपनी फाइल करती है रजिस्ट्रार को DIR 12 में। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 171 जो कि है मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। तो कोई भी मेंबर चाहे तो ये वाला जो रजिस्टर था जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा तो वो इंस्पेक्ट करने जा सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, या फिर उसको कुछ एक्सट्रैक्ट चाहिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर के या फिर कॉपीज़ चाहिए तो वो मांग सकता है, तो उसको प्रोवाइड कराएगी कंपनी विद इन 30 days फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्सेसिबल रहेगा। जो भी वो पर्सन अटेंड करेगा उस पर्टिकुलर मीटिंग को तो वो एक्सेसिबल रहेगा। एंड रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर कोई एप्लीकेशन आती है कि कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही है विद इन 30 days एक्सट्रैक्ट या फिर अवेलेबल नहीं करा रही है उस पर्टिकुलर पर्सन को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, देन रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा फॉर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ सच कॉपीज। ओके, एंड नेक्स्ट इज पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 172 में। इसमें दे रखा है सेक्शन 172 में जितनी भी सेक्शंस हैं 149 to 171 जिसमें स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है अभी तक। ओके, यानी जिसमें स्पेसिफिक पेनल्टी दे रखी है तो वो वाली अप्लाई होगी, जिसमें कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है एंड फिर कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, देन उस केस में क्या होगा, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो भी डिफ़ॉल्ट में है वो लायबल होगा टू पेनल्टी ऑफ 50,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 rupees each day during the failure continues, subject to maximum 3 lakh in case of company and 1 lakh in case of officer। ओके, यानी मैक्सिमम कैप लगा रखा है कंपनी के केस में 3 लाख एंड ऑफिसर के केस में 1 लाख। ओके, जो भी डिफ़ॉल्ट में है।